बात आपके से पत्रकारों के माध्यम से करता हूँ, पत्रकार की दशा। विक्रम जोशी पत्रकार, आप समझ रहे हैं, गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश में, योगी राज में, उनकी भांजी को बदमाश छेड़ाखानी की है। विक्रम जी ने, पत्रकार विक्रम जोशी ने पत्र लिखा, शिकायत पत्र लिखा पुलिस को, चिट्ठी मतलब शिकायत लिख करके दी। पुलिस ने विक्रम जोशी की शिकायत को शिकायत नहीं माना, इसीलिए संज्ञान नहीं लिया। और पुलिस के भाई को, मतलब आप समझ लो, पहले पीड़िता के सुरक्षा के लिए पत्रकार मामा भांजी के हिफाजत के लिए पत्रकार मामा पुलिस को शिकायत करता है। पुलिस पत्रकार की शिकायत को पीड़िता के लिए शिकायत नहीं मानती और बदमाशों को बदमाश पुलिस का भय नहीं मानते हैं। उन्होंने पत्रकार जोशी की हत्या कर दी। ये आपके सामने का मामला है। कासगंज में गैंग रेप में 4 साल जेल में रहने के बाद छूट करके आया, सड़क पर चल रही थी पीड़िता और उसकी मां, ट्रैक्टर से रौंद डाला। बलात्कारी, न कानून का भय, न जेल का भय, न किसी का भय मानता है। आप समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का पदाधिकारी वो अपहरण करता है, उसको सरकार की लाज की चिंता नहीं है, देश के कानून और संविधान की चिंता नहीं, कोई डर नहीं है उस व्यक्ति को। आप समझ रहे हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की सीमा पर जिस भूभाग के लिए भारत के 20 जवान अपना कुर्बानी दे देते हैं, शहादत 15 जून को, हमारे देश का प्रधानमंत्री नालायक उस भूभाग को अपने देश का हिस्सा नहीं मानता। राजस्थान में सरकार है चुनी हुई, और चुनी हुई सरकार ने प्रस्ताव पास किया कि हमारे को विधानसभा का सत्र का आयोजन करना है। नालायक जो बैठा हुआ है केंद्र का एजेंट, वो चुनी हुई सरकार के प्रस्ताव को नहीं मानता है। आपके मैं बता दो, अररिया बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं, गैंग रेप पीड़िता 22 साल की, उसके साथ 6 जुलाई को बलात्कार हुआ, 7 और 8 जुलाई को उसका मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 जुलाई को अररिया में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आगे पेश होती है और अपने बयान देती है 164 की। मास्क लगा करके बयान पढ़ रहे थे मजिस्ट्रेट, उस पीड़िता को समझ नहीं आया, उसने कहा रुमाल हटा के बोलिए, उनको बड़ा बुरा लगा। उसके बाद उसने कहा कि मेरे मददगार जिन्होंने मेरी मदद की, थाने से लेकर के और वहां तक, यहां तक, वो बाहर है कोर्ट रूम के बाहर, कल्याणी दीदी और तन्मैया, उनकी मदद ली जाए, वो आएंगे, पढ़ के सुना देंगे। उसको लगा कि जब इनके उच्चारण मुझे समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो बोला हूबहू सुना कि नहीं सुना, अगर नहीं सुना होगा तो सुधार किया जाएगा। मजिस्ट्रेट ने फटकारा, उस पीड़िता ने तत्काल हस्ताक्षर कर दिए। इसका मतलब हुआ कि अदालत में बैठा जज बलात्कार पीड़िता के नागरिक अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को अधिकार नहीं मानता है। और फिर क्या करता है, उसको बुलाया जाता है जो मददगार थी बाहर, कल्याणी और तन्मया, और उनसे पूछा जाता आप कौन है? उन्होंने कहा सामाजिक कार्यकर्ता है। सामाजिक कार्यकर्ता हो, तुमने इसे तमीज नहीं सिखाया। मतलब पहले जज साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई गैंग रेप पीड़िता हो तो अदालत में जाने से पहले उसे तमीज सिखाया जाए। क्या तमीज सिखाया जाए? कि जज को जो बयान दिए, जज साइन करने के लिए कहे, वो बिना सुने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दी। और फिर उन्होंने कहा कि ये बयान सुनना चाहती है तो सुना दीजिए। इतनी बात पर उन पर झूठे मुकदमे बना करके बलात्कार पीड़िता सहित उसकी मददगारों को जेल में भेजा गया। अब मैं आपके माध्यम से देशवासियों को जरा जानना चाहता हूं, हमारे देश में 16 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु संत आसाराम ने, और गिरफ्तार हुआ। उसने 9 गवाहों पर जानलेवा हमला कराया, 3 की हत्या करवा दी। तो कोई क्या बलात्कारियों के पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार हो सकता है? आपने देखा भाजपा का जो विधायक है कुलदीप सेंगर, उसने बलात्कार पीड़िता के पिता की हत्या करवा दी, मरवा दिया। बलात्कार पीड़िता को आत्मदाह करना पड़ा तो मुख्यमंत्री के आवास के सामने, तब जाकर मामला लैंडमार्क में है। उसके बाद आपने देखा है कि वो पीड़िता सहित उसकी मौसी, वकील सबके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। बहुत लंबे अरसे बाद जिंदी हो पाई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुलदीप सेंगर को सजा हो पाई। चिन्मयानंद जो राम मंदिर निर्माण का सबसे बड़ा नेता है, जिन्हें बहुत बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया, उसके राम जन्मभूमि संघर्ष समिति का नेता रहा है। आपको मालूम है बलात्कारी, उसके नंगे वीडियो आपने देखे, वायरल हुए हैं भारत में। उसने पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट जाकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ और चिन्मयानंद को गिरफ्तारी के बाद बलात्कार पीड़िता को गिरफ्तार कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं
कि भारत में संत आसाराम के पीड़िता अकेली लड़ी, देश खड़ा नहीं हुआ। सेंगर के साथ बलात्कार पीड़िता अकेला लड़ा, कोई देश खड़ा नहीं हुआ। चिन्मयानंद की पीड़िता अकेली लड़ी, कोई देश खड़ा नहीं हुआ। लेकिन सारे सबूतों को मिटाया गया। और अररिया में जो खुशी है, बदला हुआ नाम मैं कह रहा हूं, उसके पक्ष में सामाजिक कार्यकर्ता खड़ी हुई कल्याणी और तन्मया, वो आप समझ लीजिएगा, उनको जज ने जेल भेज दिया। तो एक बात मैं जानना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर क्या बलात्कारियों का और पीड़िता के पक्ष में समाज का रवैया एक पीड़िता के खिलाफ होता है। क्या रवैया होना चाहिए? उस पीड़िता के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। पुलिस का रवैया पॉजिटिव होना चाहिए। जजों का रवैया, सरकार का रवैया सुरक्षा का होना चाहिए। तो पहले बाहर में आसाराम गवाहों को मरवा देता है, चिन्मयानंद परिवार के सदस्यों को मरवा देता है, चिन्मयानंद पीड़िता को भी जेल भिजवा देता है, और सेंगर पीड़िता के बाप को मरवा देता है, उनको भी मरवाने का काम करता है। और अररिया की पीड़िता के साथ खड़े लोगों को, समर्थकों को, मददगारों को प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट जेल भेज देता है। और भारत का प्रधानमंत्री, जहां हमारे 20 जवानों ने शहादत दी जिस भूभाग के लिए, उसको नालायक अपनी नहीं बताता है। और राज्यपाल हमारे देश के संविधान का मजाक उड़ाता है। इसलिए मैं देशवासियों से कहना चाहता हूं, हमारे देश का लोकतंत्र, बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान आज कायम है। तब मैंने ये जिक्र करते हुए कहा कि आगरा में आपको मालूम होना चाहिए, 22 साल की एक युवती, उसका शव रख दिया था चिता के ऊपर। और जो कानून का भय नहीं है, जो संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, चिता में रखी भी शमशान घाट से उस 22 साल की युवती का शव हटाया गया। हमारे देश की महिलाओं की आधी आबादी भारत में महिलाओं की है। ये आधी आबादी का अपमान है। और क्यों हटाया गया? क्योंकि वो दलित परिवार से थी। और आप समझ लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। और दलितों की आबादी भी भारत में 23% है। तो भारत की 77% आबादी का अपमान करने वाले हमारे देश का संविधान का सम्मान नहीं करते, हमारे देश की पुलिस और कानून व्यवस्था से नहीं डरते हैं। और इन सब के पीछे मैं आपके साथ और एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में बच्चों को बचाने वाले बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान जो जेल में बंद है, 13वीं बार उनकी सुनवाई की तारीख पड़ चुकी है। और 13वीं बार में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों ने फाइल फेंक दी, हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो मैं जरा जानना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों से आपके संविधान का सम्मान नहीं करते? क्या आप हमारे देश के तड़ी पार रह चुके गृह मंत्री अमित शाह से डरते हैं, जिसके मामले में जस्टिस लोया सुनवाई कर रहे थे और जस्टिस लोया को निपटाया गया? या फर्जी डिग्री वाले उससे डरते हो जो हमारे देश के भूभाग को अपने देश की जमीन नहीं मानता है? या आपकी नीयत खराब है, आप ये मानते हैं कि डॉक्टर कफील खान मुसलमान है, इसे जमानत नहीं देना चाहिए? मैं आपके माध्यम से एक बात दावे के साथ में कहता हूं, डॉक्टर कफील खान निर्दोष था, निर्दोष है, उसको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। भड़काऊ भाषण के लिए डॉक्टर कफील खान को 10 फरवरी को सीजेएम की यहां से जमानत हो चुकी थी और 3 दिन तक जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और उसके बाद उन पर योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून बनाया गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बलात्कार पीड़िता शिकायत करे, जेल में चला जाए, बलात्कारी जज रिहा करता है तो रिहाई के बाद बलात्कारी ट्रैक्टर से कुचल देते हैं। दलित के घर में कोई मौत हो जाए, शमशान में जलाने के लिए पहुंच जाए, शव को चिता पे रख दें तो दबंग आकर भाजपा की सरकार में उठाकर ले अलग पटवा देते हैं शव को। और जेल में फर्जी मुकदमे में डॉक्टर कफील को फंसाया जाता है। मैं एक बात सब लोगों से कहना चाहता हूं, आजादी के 72 वर्ष बाद हमारे देश में दलित को शमशान घाट में अपनी मृतक को जलाने का हक नहीं है। तो आजादी से के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष क्या ये संघ सरकार बाबा साहेब को बनाती? कभी नहीं बनाते। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग थोड़ा गांधी जी और नेहरू और तमाम लोगों से दूरी बना करके ये मानते हैं, मैं आप सब लोगों से खासकर बाबा साहेब के अनुयायियों से आग्रह का तो चुनौती भी देता हूं कि जो व्यवस्था गुजरात के अंदर 22 साल का युवा दलित घोड़ा लेकर अपना घोड़ा घुड़सवारी कर रहा था, उसकी हत्या हो जाती है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। और वही थे बाबा साहेब को गांधी से लेकर नेहरू और सरदार पटेल तमाम जमात, जिन्होंने बाबा साहेब को संविधान के निर्माण की अध्यक्षता का
जिम्मेवारी सौंपी है, ये बात भी हम सब लोगों को सोचनी पड़ेगी। आज संविधान में भी खतरा है, आज बाबा साहेब की विचारधारा को भी खतरा है, गांधी के अनुयायी और गांधी की विचारधारा को भी खतरा है, हमारे देश के लोकतंत्र को भी खतरा है, हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को, भाईचारे को भी खतरा है, हमारे देश की बेटियों को भी खतरा है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि देश की सीमा को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को और देश की बेटियों की इज्जत और देश के दलितों के सम्मान को बचाने के लिए सब एकजुट हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।